सीरिया और अफगानिस्तान में तख्ता पलट होने के बाद जिन विद्रोहियों का कब्जा हुआ है उनके हाथ हथियारों का जखीरा लग गया और हथियार भी रूस और अमेरिका के। अब ऐसे में संकट यह छाने लगा कि कहीं वो विद्रोही बाकी देशों पर हमला तो नहीं कर देंगे और कौन सा संगठन कितना खतरनाक है आज इस वीडियो में बताएं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। पहले अफगानिस्तान में तख्ता पलट होता है और उसके बाद सीरिया में तख्ता पलट होता है। एक जगह पर जहां तालिबान अपना कब्जा जमा लेते हैं और दूसरी जगह पर एचटीएस अपना कब्जा जमा लेती है, यानी कि सीरिया। दोनों ही अगर ध्यान से देखें तो दोनों विचारधारा के तौर पर एक जैसे हैं। एचटीएस के भी जो संबंध है वो अलकायदा के साथ रहे हैं। अब ऐसे में अफगानिस्तान पर जब तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जब तालिबान का कब्जा वहां पर हुआ तो अमेरिका की सेना पिछले काफी दिनों से, यानी कि उस कब्जे से 1 साल पहले से लगभग लगातार वहां पर मौजूद थी। और ऐसा ही सीरिया में रूस की आर्मी, रूस की सेना जो है मौजूद रही काफी समय से। अब सवाल यह है कि आखिर इन देशों ने अपनी सेना को वहां भेजा हुआ क्यों था? तो जब असद सरकार पर संकट नजर आ रहा था तो उस समय पर रूस से अच्छे संबंध होने के नाते, कूटनीतिक और विदेश नीति के नाते सुरक्षा के लिए रूस ने अपनी सेना को हथियारों से लैस करके सीरिया में भेजा था और धीरे धीरे भी हथियार सप्लाई हो रहे थे ताकि सीरिया में जो आर्मी है, चाहे वो सीरिया की हो या चाहे वो रूस की हो, वो निश्चित तौर पर इसलिए हो जाए कि कम से कम उसके पास हथियारों की कमी तो नहीं। और उसी के सहारे असद ने कई बार उठने वाली आवाजें जो सीरिया के भीतर से उठ रही थी उनको दबाया। अब सीरिया की जनता भले से ही असद के शासन के खत्म हो जाने की वजह से खुश हो, लेकिन सवाल यह है कि सीरिया की जनता फिलहाल तो खुश है, लेकिन बाकी देशों में यह आशंका बढ़ गई है कि इस संगठन के हाथ जो सैन्य उपकरण लगे हैं, हथियारों का जो एक बड़ा भंडार लगा है, उससे एक आशंका, एक संदेह जरूर पैदा हो रहा है। अब राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद के लिए रूस ने अपनी सेना को छोड़ रखा था। सीरिया में 3 साल से पहले अफगानिस्तान के हालात भी कुछ इसी तरह की स्थिति में थे। वहां भी अचानक से अमेरिका की सेना के जाने के काफी सैन्य उपकरण बच गए थे, यानी कि जैसे ही कब्जा हुआ तालिबान का और अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुलाया तो वो जितने भी सैन्य हथियार उपकरण थे वो वहीं पर छोड़कर चले गए थे। उसी तरह के हालात सीरिया में भी हुए। अब आखिर ये कर क्या रही थी? तो रशियन आर्मी जो है साल 2015 से राष्ट्रपति बशर अल असद के बुलाने पर पहुंची थी और ये सीरियाई विद्रोह के साथ इस्लामिक स्टेट का भी दौर था। अब ऐसे में असद को सत्ता बचाने के लिए विदेशी सपोर्ट की जरूरत थी और रूस से उसके संबंध अच्छे थे, रिश्ते अच्छे थे, इसलिए वहां की सेना माल और असबाब के साथ सीरिया पहुंच जाती है। आईएसआईएस के शिविरों को खत्म करने, असद की सत्ता को बचाने के बाद भी रशियन सेना वहीं पर मौजूद रहती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि रूस ने भी इस लालच में भेज रखा था कि ताकि वो जो है मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाकर रख सके, मिडिल ईस्ट में अपनी राजनीति और कूटनीति के तहत कुछ परिवर्तन कर सके और वहां पर दबदबा बनाकर रख सके। इसीलिए सीरिया में उसने अपनी सेना को भेज रखा था। लेकिन जैसे ही असद की सरकार का तख्ता पलट होता है तो हथियार और सैन्य उपकरण छूट जाते हैं और रशियन सेना वापस लौट जाती है। अब ऐसे में अभी तक यह तो क्लियर नहीं हुआ कि आखिर कितना उपकरण या कितने हथियार हैं जो सीरिया में एचटीएस जो संगठन है उसके हाथ लगे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो लगे हैं वो घातक होंगे, खतरनाक होंगे। और अगर एचटीएस उनका इस्तेमाल किसी दूसरे देश पर कर देता है तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। याद कीजिए, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब इजराइल ने सीरिया पर हमला किया था और उसने यही कहा था कि जो सैन्य बेस था सीरिया का उसको उसने खत्म किया है बमबारी करके।
और उसने उसके पीछे का कारण वही बताया था कि ये जो विद्रोही संगठन है एचटीएस या और जितने भी संगठन हैं, इनके हाथ सीरिया का वो जो सैन्य हथियार है वो नहीं लगने चाहिए, वरना वो आस पड़ोस के देशों पर हमला कर सकते हैं, उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि आप याद कीजिएगा अफगानिस्तान के समय को, तो 2001 में वहां अमेरिका की सेना पहुंची थी। 9/11 के बाद उसने वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया था और अलकायदा को पनाह देने वाली तालिबानी सरकार को मिटाने के लिए सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। बाद में वो भी वहीं रही ताकि किसी भी आतंकी गुट के पैर ना पसर पाए। 2021 में आर्मी वहां से पूरी तरह से हट जाती है, लेकिन 20 सालों तक वहां रहने के दौरान सेना ने काफी हथियार जमा कर लिए थे, जो आखिरकार तालिबान को विरासत के तौर पर मिले जब अमेरिका की सेना वापस लौट जाती है। तो अब यहां जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि सीरिया और अफगानिस्तान से रूस और अमेरिका की जो सेना ने दशकों बाद अपना बेस छोड़ा, तो पीछे हथियार और गोला बारूद का बड़ा भंडार भी छोड़ा। इसका नुकसान ज्यादा हुआ अमेरिका को या रूस को, ये अब एक आकलन करने की जरूरत है। दोनों देशों में से कौन सा चरमपंथी गुट कितना खतरनाक हो सकता है ये भी देखना होगा। अब ऐसे में जो हथियार मिले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सीरिया और रूस, सोवियत संघ तब की बात करें तो हथियारों का रिश्ता कोल्ड वॉर के समय से शुरू हो चुका था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक 1950 से 1991 तक सीरिया में 94% जो हथियार थे वो रूस के द्वारा भेजे गए थे। बाद में मॉडर्न हथियार और लड़ाकू विमान, एंटी मिसाइलें, ये सब जुड़ती चली गई। 2011 में शुरू हुए सिविल वॉर के दौरान ये भंडार और बढ़ा और ये स्टॉक इतना ज्यादा था कि सीरियाई सेना सालों तक निश्चिंत रह सकती थी। उसे हथियारों को लेकर कोई चिंता नहीं थी, इतना भंडार वहां पर हथियारों का हो चुका था। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया कि असद सरकार ने रूस से मिले कितने टैंक या बख्तरबंद वाहन पीछे छोड़े हैं, या वो डिस्ट्रॉय कर गए या छुपाकर चले गए या कहीं भेज दिए। ओपन सोर्स युद्ध मॉनिटर ऑरिक्स के मुताबिक इसमें टैंक, तोप, लड़ाकू वाहन, रॉकेट लॉन्चर समेत बंदूकें और बम शामिल हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। फॉरेन पॉलिसी की एक रिपोर्ट में इजराइल ने यह दावा किया कि वो इनमें से बड़ा भंडार तो खत्म कर चुका है ताकि चरमपंथी समूह उस पर या मिडिल ईस्ट में किसी पर भी हमला ना कर सके, और अभी भी भारी भंडार वहां पर हो सकता है। लेकिन इसी बीच तालिबान को क्या हाथ लगा था उसका एक आंकड़ा सुन लीजिए। तालिबान के हाथ जो है $7 बिलियन से ज्यादा के अमेरिकी सैन्य उपकरण मिले थे, जिन पर अब तालिबान का कब्जा है। लेकिन 2022 में जो है यूएस डिफेंस विभाग ने यह कहा था कि जो आंकड़ा वो दे रहे हैं तालिबान, वो कम दे रहे हैं, उपकरण उससे ज्यादा के होंगे, आंकड़ा उससे ज्यादा का होगा जो छूटा है वहां पर। अब दोनों में से घातक कौन है, तो दोनों की विचारधाराएं लगभग एक जैसी है, चाहे वो तालिबान हो या फिर वो एचटीएस हो, दोनों की विचारधाराएं एक जैसी हैं। और साथ ही जो है दोनों समूह इस्लामिक शासन चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क भी है क्योंकि ज्यादा या कुछ खतरनाक कम हो सकते हैं, छोटा मोटा फर्क जरूर हो सकता है। आखिर एचटीएस क्यों डराता है, तो हयात तहरीर अल शाम के पास फिलहाल पूरे देश की कमान है। सीरिया लंबे समय से अस्थिर हो रहा है, जिस पर एचटीएस का कनेक्शन अलकायदा से भी रहा, और हाल ही तक सीरिया में अपने कंट्रोल वाले हिस्से पर कई हिंसक वारदातें की। उसका तरीका भी कट्टरता से भरा हुआ है, उसी तरह तालिबान का भी कट्टरता से जो है भरा हुआ मिलता है। सीरियाई मसला चूंकि रूस, ईरान, तुर्की और यहां तक कि अमेरिका और इजराइल से भी जुड़ा है, तो ऐसे में बहुत आशंका है कि कोई देश इस दल को अपने फायदे के लिए सपोर्ट करे और वो ज्यादा आक्रामक बन जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि क्योंकि एचटीएस के साथ जो और बाकी संगठन भी लड़ रहे हैं, उनमें से एक उइगर मुसलमानों का भी संगठन है जो चीन से संबंध रखते हैं। अब कहने के लिए यह भी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान उनसे हाथ मिला ले तो भारत पर हमले करवा सकता है। साथ ही जो है चीन के लिए वो ऐलान कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन चीन पर वो जो है हमला करेंगे और जो उनका उइगर मुसलमानों वाली जगह है उसको आजाद कराएंगे। अब क्या इस हथियार का इस्तेमाल वहां हो सकता है क्या?
इसी तरह से अगर सीरिया की बात करें, अफगानिस्तान में तालिबान वैसे 3 सालों से है, लेकिन कोई बहुत बड़ा खतरा उसने बाकी देशों के लिए नहीं पैदा किया अभी तक। लेकिन अभी आप हाल ही में देखिए कि पाकिस्तान ने उस पर हमले किए, एयर स्ट्राइक की, तो उसके जवाब के लिए भी वो तैयार हो चुका है और उसने कह दिया कि पाकिस्तान इसका अंजाम भुगतेगा। दूसरी तरफ अगर सीरिया में आप HTS की बात करेंगे तो सीरिया से जो लगने वाले बॉर्डर है, इजराइल है, तुर्की है, इराक है और साथ ही जो है फिर इजराइल भी उसी पर आता है। तो इन सारे देशों को भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि इजराइल ने तो इसीलिए बमबारी की थी और सैन्य उपकरण को खत्म करने की बात कही थी, क्योंकि उसको इस बात का खतरा था कि कहीं जो विद्रोही संगठन है वो उस पर हमला ना कर दे। अमेरिका से हाथ मिलाने के बाद कहीं किसी दूसरे देश के लिए खतरा ना बन जाए। तो ये तमाम बातें अभी भी सामने हैं और अब अगर एक बड़ा जखीरा हाथ लगा है तो ये सोचने वाला विषय तो है, चिंता का विषय तो है। बाकी आने वाला समय बताएगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।